कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो अपनी फरारी चलाते हुए स्कूल आता है। और इस किस्मत वाले लड़के का नाम कोई और नहीं बल्कि खुद शेन युआन है। सब लोग हैरान होकर उसकी तस्वीरें लेने लगते हैं। थोड़ी देर में फरारी से एक हॉट लड़की उतरती है। पास में खड़े लड़कों की शिकायतें करने लगते हैं। ये कमीना तो अभी अभी स्कूल में आया है और पहले से ही सेकेंड ईयर की सबसे सुंदर लड़की को डेट कर रहा है। एक चश्मा लगाए लड़के की आंखें कांपती हैं और वो कहता है, जिंदगी आसान हो जाती है जब तुम अमीर और खूबसूरत पैदा होते हो और जिसे चाहो चुन लो। लेकिन उसका दोस्त उससे असहमत होता है और कहता है, शेन युआन सिर्फ जिसे चाहता है उसे नहीं चुन रहा, वो सबको चुन रहा है। यहां तक कि फर्स्ट ईयर की लड़कियां भी नहीं बच रही हैं। अब हम देखते हैं हमारा लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चल रहा है और बस यूं समझ लो वो लड़की काफी आत्मविश्वास से चल रही है, सीना उठाए हुए। बाकी लड़कियां उसे जलन से देख रही हैं और सोच रही हैं कि क्या उन्हें भी एक बार फिर से उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। एक लड़की लिपस्टिक लगाते हुए अपनी दोस्त से कहती है, हिम्मत मत हार, मौके खुद बनाने पड़ते हैं। उधर हमारा किंग बस खुश है, लेकिन ये उसकी शानदार जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं चलती। जैसे ही हाई स्कूल खत्म हुआ और वो यूनिवर्सिटी गया, मजा खत्म हो गया। उसकी फैमिली जो 3 ट्रैवल एजेंसी चलाती थी वो दिवालिया हो गई और अब उनके ऊपर लाखों का कर्ज चढ़ चुका था। जब वो अपने डॉर्म रूम पहुंचता है तो दोस्तों को कहता है कि चलो लीग ऑफ लीजेंड्स खेलते हैं, लेकिन दोस्त उसे झाड़ देते हैं कि जब तू सबके लिए पैसे नहीं खर्च करता तो खेल में मजा ही नहीं आता। उसी समय ही उसे एहसास हो जाता है कि जब उसके पास पैसे नहीं रहे तो ये सब नकली दोस्त उसे छोड़ गए। लेकिन बुरी बात यह था कि उसके माता पिता और बहन अब एक तंग जगह में रह रहे हैं और उसे यूनिवर्सिटी के डॉर्म में रहना पड़ रहा है। अब वो आज़ादी जो उसे पहले महसूस होती थी गायब हो गई थी। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। जब तक कि कुछ अजीब नहीं हुआ, वो एक लड़की की तरफ बढ़ता है जो दीवार से टिकी हुई थी। ये उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसका वांचिंग नाम है, और वो सीधा खबर देती है कि हमारा रिश्ता खत्म। वो कहती है, उम्मीद है कि तुम्हें कोई ऐसा मिल जाएगा जो तुम्हें और बेहतर समझ सके। बेचारा शेन युआन हैरान रह जाता है। वो कहता है, हम 3 साल से साथ थे, अचानक ब्रेकअप, तुम्हारा कोई दिल नहीं है क्या? लेकिन लड़की बेरहमी से जवाब देती है, हमारा रिश्ता कभी सच्चे प्यार पर बना ही नहीं था, और अगर दोबारा कभी मिले तो मुझे किंग मत बुलाना, मुझे वैसे निकनेम्स बिल्कुल पसंद नहीं। वो वहां से निकलने ही वाली होती है और कहती है कि अब दोबारा मत दिखना। शेन युआन थोड़ी देर शांत रहता है और जैसे ही वो लड़की कार का दरवाजा खोलने लगती है, वो उसे रोकता है। वो पूछती है, क्या चाहिए? शेन कहता है, वो सारे महंगे डिजाइनर बैग लौटा दो जो मैंने तुम्हें दिए थे। इस पर लड़की भड़क जाती है और कहती है, 3 साल तक डेट करने के बाद कम से कम इतना तो हक है कि ये सब कचरा अपने पास रख सकूं। शेन कहता है, अगर लौटाना नहीं चाहती तो चलो एक आखिरी एडवेंचर पर चलते हैं। लेकिन वो और भी गुस्से में कहती है, सीधे नर्क में जाओ। तभी कार में बैठा एक लड़का उसे चिंग कहकर बुलाता है और अंदर आने को कहता है, और साथ ही शेन युआन से पूछता है, तुम भी चलोगे क्या? शेन को एकदम से एहसास होता है कि जब उसने किंग कहा था तो लड़की ने ड्रामा किया था, लेकिन जब ये लड़का कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी शेन शांत रहता है और कहता है, कोई बात नहीं, मेरा घर पास ही है। फिर वो कार का दरवाजा खोलता है और लड़का से कहता है, इसका ख्याल रखना, ये बहुत अच्छी लड़की है। फिर वो उस लड़के की तरफ देखता है और कहता है, वैसे उसकी पसंदीदा कॉन्डम्स मिंट फ्लेवर की है और ज्यादा महंगा लिंगरी मत खरीदना, उसे वो असहज लगता है। और उसके पसंदीदा रोल प्ले डॉक्टर और पुलिस अफसर हैं। ये सब सुनकर कार में बैठा लड़का चिढ़ जाता है और गुस्से से दरवाजा बंद कर देता है। शेन वहीं खड़ा सोचता है कि उसने तो बस मदद करनी चाहिए थी, और वांचिंग शायद उसने वही किया जो उसे ठीक लगा। अब उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो उसे एक बेहतर जिंदगी की शुभकामनाएं देता है। हमारा लड़का एकदम इमोशनल सिग्मा मेल है, ब्रेकअप से बिल्कुल भी नहीं टूटा, उल्टा दोनों को जला गया और आराम से चला गया। शेन युआन वहीं खड़ा होता है, अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते हुए वो सोचता है, अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। अचानक एक रहस्यमय सिस्टम प्रकट होता है और कहता है, शायद हर किसी को एक परफेक्ट लाइफ जीने का मौका मिलना चाहिए। और तभी सिस्टम की स्क्रीन उसकी आंखों के सामने हवा में तैरती है। परफेक्ट लाइफ सिस्टम लोड हो रहा है। शेन युआन हैरान रह जाता है। वो अपनी आंखें मलता है, उसे यकीन नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी आंखों के सामने अचानक उसकी खुद की प्रोफाइल स्क्रीन खुलती है। नाम शेन युआन, उम्र 21 साल, कद 1.82 मीटर। वो सोचने लगता है, ये मैं क्या देख रहा हूं, मेरे स्टैट्स क्यों आ रहे हैं, और वैसे भी किसी को इससे फर्क भी क्या पड़ता है। अभी वो सब समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि सिस्टम फिर बोलता है, एक परफेक्ट लाइफ जीने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती, बल्कि विपरीत लिंग से मिलने वाली प्रशंसा भी चाहिए होती है। अब सिस्टम उसे पहला मिशन देता है, किसी ऐसी लड़की पर पैसे खर्च करो जिसकी एफिनिटी स्कोर, आकर्षण स्तर कम से कम 60 हो।
जो भी राशि तुम उस पर खर्च करोगे वो 3 गुना होकर तुम्हारे पास वापस आएगी, और अगर उस दौरान उसका आकर्षण स्तर और बढ़ता है तो तुम्हें उसका डबल यानी 6 गुना मिलेगा। शेन युआन अब थोड़ा घबरा जाता है। वो चारों तरफ देखने लगता है कि अब ये अफिनिटी स्कोर कैसे पता चलेगा। तभी उसे सामने एक लड़की दिखाई देती है, कॉलेज की काउंसलर, जिसे लोग मजाक में ट्रैश टियर काउंसलर कहते हैं, लेकिन मैं कहूं तो इसमें कूड़े जैसा कुछ भी नहीं है। ये तो पूरी टॉप टियर क्वीन लगती है। वो लड़की मुस्कुराकर कहती है, शेन युआन, असली मर्द वही होता है जो एक ब्रेकअप के बाद भी टूटे नहीं, डटकर खड़ा रहे। सिर्फ इसलिए परेशान मत हो कि किसी लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया है। शेन युआन उसकी बात सुनकर थोड़ा असहज महसूस करता है, लेकिन फिर अचानक उसे उसके सिर के ऊपर एक छोटा दिल दिखाई देता है जिसमें लिखा है 65, यानी उसका एफिनिटी स्कोर। वो सोचता है, शायद ये सिस्टम सचमुच असली है। काउंसलर फिर मुस्कुराकर कहती है, हिम्मत मत हारो, ये हालात तुम्हें नहीं तोड़ सकते। शेन थोड़ा शर्मिंदा सा मुस्कुराता है और धीमे से कहता है, शुक्रिया, लेकिन मन ही मन वो सोचता है, शायद मुझे अब इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तभी काउंसलर पूछती है, तुमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था ना? चिंता मत करो, वो जल्द ही अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अब शेन युआन को उस सिस्टम पर इतना भरोसा हो चुका है कि वो तुरंत जवाब देता है, कोई बात नहीं, अब मुझे उस स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे घर पर जो करोड़ों का कर्ज है उसके सामने स्कॉलरशिप क्या मायने रखती है। ट्रैश टियर क्वीन कहती है, अगर तुम्हें कभी कोई परेशानी हो, चाहे पढ़ाई में हो या प्यार में, तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। वो मुस्कुराती है और वहां से चलने लगती है। शेन युआन मन में सोचता है, ये तो पूरी तरह सिस्टम की शर्तों पर खरी उतरती है। अब अगर मैं इस पर खर्च करूं तो पैसा 3 गुना हो जाएगा। अब वक्त आ गया है टेस्ट करने का। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, आपके हौसला देने वाले शब्दों के लिए शुक्रिया। क्या तुम मेरे साथ बाहर बबल टी पीने चलोगी? और देखो, इसने अभी से इन्वेस्ट शुरू कर दिया। फिर शेन उसे बबल टी देता है। काउंसलर थोड़ा शर्मा जाती है, लेकिन उसकी आंखों में खुशी साफ झलकती है और शेन युआन का दिमाग तुरंत हिसाब लगाने लगता है। मेरे पास अभी 87 युआन है, यानी करीब $15। अगर 3 गुना हो गया तो $45 हो जाएगा। अब शेन सोचता है, अगर मैं इस पर और खर्च करता रहूं तो मेरा पैसा लगातार बढ़ता जाएगा। ये वही मौका है जिससे मैं अपने घर का कर्ज उतार सकता हूं। अब वक्त आ गया है अपने पुराने शेन युआन को फिर से लाने का, बल्कि उससे भी बेहतर बनने का। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है कि 99 को मल्टीप्लाई से कोई बड़ा गेम नहीं बदला जा सकता। अब उसे चाहिए ज्यादा पैसा और कोई परफेक्ट टारगेट। तो अब ये दीवाना लड़का सीधे लोन शार्क्स के पास जाता है, बैंकों से उधार लेता है और किसी तरह 49,000 का इंतजाम कर लेता है। ये जोखिम बहुत बड़ा है, जान भी जा सकती है, क्रेडिट भी बर्बाद हो सकता है। लेकिन शेन युआन सोचता है, या तो सब कुछ जीतूंगा या सब हार जाऊंगा। अब उसकी नजर अपने कॉलेज की एक और टीचर पर है, लेकिन मुश्किल ये है कि उसे पता है कि ये गरीब है तो वो शायद गिफ्ट लेने से मना कर दे। इसलिए वो एक चाल चलता है। वो एक असली प्रादा बैग खरीदता है जो उसकी सारी जमा पूंजी ले जाता है और उसे नकली बताकर देने का प्लान बनाता है। 1 घंटा बीत जाता है। वो अपने हाथ में वो महंगा बैग लेकर उसके घर के दरवाजे पर खड़ा होता है, नकली बताकर असली देने का प्लान बनाकर। जैसे ही वो दरवाजा खटखटाता है, वो क्वीन, जो वाकई टीचर कम और देवी ज्यादा लगती है, दरवाजा खोलती है। वो थोड़ा हैरान होकर पूछती है, तुम अचानक यहाँ क्या कर रहे हो? शेन युआन बहुत नरमी से कहता है, जब से स्कूल शुरू हुआ है आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। अब मुझे समझ आया कि आपका साथ कितना कीमती है, इसलिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाया है। वो बैग की तरफ देखती है, ये तो बहुत महंगा लग रहा है, मैं इसे नहीं ले सकती, और कहती है, एक टीचर का फर्ज होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रखे, बदले में कुछ लेना नहीं चाहिए। लेकिन शेन बहुत ही मासूमियत से मुस्कुराता है और कहता है, चिंता मत कीजिए, ये असली नहीं है, सिर्फ एक नकली बैग है जिसकी कीमत सिर्फ 200 युआन है। मैं बस चाहता हूं कि आप इसे मेरी तरफ से एक छोटे से धन्यवाद के तौर पर स्वीकार कर लें। वो थोड़ी देर हिचकिचाती है, लेकिन फिर सोचती है कि इतना छोटा गिफ्ट भी ठुकराना बदतमीजी होगी। इसलिए वो मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, लेकिन जब तुम्हारा जन्मदिन आएगा तो मैं भी बदले में कुछ दूंगी। तभी किचन से धुआं निकलने लगता है और वो जल्दी से दौड़ जाती है खाना संभालने। और इधर शेन भी बिना टाइम गवाए अंदर आ जाता है और सोचता है, अब जब उसने गिफ्ट स्वीकार कर लिया है तो अब मैं अंदर जा सकता। आखिर उसने टेक्निकल मुझे इन्वाइट किया है ना। अब उसे सिर्फ 2 बातों की फिक्र है, 1 उसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो और 2 कोई उसे पकड़ न ले, बाकी सब ठीक है। और तभी सिस्टम से एक और मैसेज आता है, स्पेंडिंग सक्सेसफुल। उसका पैसा अब सीधा 20,000 युआन हो जाता है। अब वो सोचता है, लोन शार्क का कर्ज चुका दूं, नहीं तो कहीं अगली सुबह रियो में न उठूं। उसके पास अब भी 8,80,000 युआन, लगभग $1,20,000 बचे हैं। शेन सोचता है, मैं एक समय में करोड़ों खर्च करता था, लेकिन अब जब सब खो चुका है तो दोबारा अमीर बनने का ये एहसास ही अलग है। और इतने में टीचर ली उसे कहती है, क्यों ऐसे मोबाइल घूर रहे हो, आकर बैठो। तभी शेन कहता है कि मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। वो लड़की जो अब भी खाना बना रही है कैजुअली कहती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। शेन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है। तभी वो
झटपट किचन की ओर बढ़ता है और मदद करने की पेशकश करता है कि मैं तुम्हारी एप्रन उतारने में मदद कर दूं। लेकिन एप्रन उलझा हुआ होता है और निकालना आसान नहीं होता। वो दोनों उसी उलझी हुई एप्रन के साथ झंझट में पड़े होते हैं। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और वहां एक और क्वीन प्रकट होती है। वो गुस्से से चिल्लाती है, ये कमीना कर क्या रहा है? ये नई लड़की काउंसलर ली की बहन ली मिंग है। और वो पूरी तरह तैयार होकर घर में दाखिल होती है। सीन बड़ा अजीब होता है। एक अजनबी लड़का उसकी बहन के घर में, किचन में एप्रन निकालते हुए। ली शाओ, काउंसलर, उसे कहती है, आओ खाना खा लो। तभी शेन युआन तुरंत जवाब देता है, अरे नहीं नहीं, मैं कुछ कर नहीं रहा था। और ऑकवर्ड सा एक हल्की मुस्कान देता है। ली मिंग बिना वक्त गंवाए अपनी बहन को गले लगाकर कहती है, चलो खाना खाओ। लेकिन उसकी नजर शेन युआन पर टिकी रहती है और उसकी आंखें साफ कह रही हैं, मुझे इस लड़के पर भरोसा नहीं है। शेन को महसूस होता है कि माहौल अब गर्म होने लगा है, तो वो समझदारी से फैसला करता है कि अब यहां से निकल जाना बेहतर होगा। इससे ली शाओ को अजीब लगता है और सोचती है, अभी तो ये भूखा था लेकिन अब भूख नहीं रही। ली शाओ हैरान हो जाती है। ली मिंग फिर फुसफुसाती है, इससे दूरी बनाकर रखो, ये लड़का अजीब है। काउंसलर कहती है, वो बस एक स्टूडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी बहन जिद पर अड़ी रहती है और कहती है, नहीं, मुझे पूरा यकीन है ये बंदा कुछ गड़बड़ कर रहा था। अब शेन युआन बाहर निकल चुका है और उसकी सबसे बड़ी चिंता है कि अब अगली लड़की कौन हो सकती है जिस पर वो खर्च करके अपना पैसा बढ़ा सके। वो सोचता है, ली शाओ के साथ अभी कोई गहरा रिश्ता नहीं है, इसलिए ज्यादा निवेश करना फिलहाल जोखिम भरा हो सकता है। तभी अचानक कोई पीछे से उससे टकराता है। वो मुड़कर देखता है और देखता है कि उसके दोस्त हाओबो की हालत खराब। उसका चेहरा दुखी और कंपकंपाता हुआ है। शेन युआन पूछता है, क्या हुआ हाओबो? हाओबो जवाब देता है, मेरी देवी फांग मिनुई किसी जांग पेंग नाम के लड़के के साथ मूवी देखने गई थी। शेन थोड़ा उलझन में आ जाता है और सोचता है कि मिनुई, जांग पेंग। वो जानता है कि हाओबो का कभी भी मिनुई के साथ कोई सीधा रिश्ता नहीं रहा। आखिर वो तो एक क्लास की गॉडेस थी। हाओबो कहता है, तू मेरी हालत नहीं समझेगा। जब कोई देवी दिल तोड़ दे तो कैसा लगता है? शेन युआन बगल की दिशा में देखता है और तभी वो सीन सामने आता है जिस पर कोई भी कलाकार फक्र कर सकता है। दो हॉट लड़कियां उस सामने से आती हैं, एक गोरी बालों वाली और दूसरी काली बालों वाली, और उनमें से एक है फांग मिनुई, वही गॉडेस जिसकी बात हो रही थी। अब साफ हो जाता है कि हाओबो सही था। मिनुई वापस आ चुकी थी। शायद वो जांग पेंग के साथ होटल नहीं गई थी और हाओबो की उम्मीद फिर से जाग जाती। लेकिन शेन युआन नोट करता है, उसका दोस्त अपनी ही इज्जत को पैरों तले कुचल रहा और ऐसे में वो कभी भी मिनुई को हासिल नहीं कर पाएगा। अब कुछ अनोखा होता है। शेन की नजर मिनुई के सिर के ऊपर उस अफिनिटी स्कोर पर पड़ती है जो कि होता है 62, और वो वहीं खड़ी है फिटनेस क्वीन जैसी बॉडी के साथ, और शेन का दोस्त उस पर लाइन मार रहा है। मिनुई की फ्रेंड पूछती है, तुम्हें पता चला शेन युआन को उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया? मिनुई सोच में पड़ जाती है, हाँ मुझे याद है। अब एक फ्लैशबैक सामने आता है। मिनुई पहले शेन युआन पर मरती थी। वो उसके लिए पानी, जूस और जाने क्या क्या खरीदती थी, बस उससे बात करने का बहाना ढूंढने के लिए। शेन युआन सोचता है, ये लड़की तो पहले ही मेरी फैन थी, और वही फ्रेंड जो अभी उससे बात कर रही थी अब शेन युआन के खिलाफ जहर उगलती है। ये तो अमीर था तब भी अकड़ू था, अब गरीब होकर और भी बदतमीज बन गया है। शेन दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है और उसे एक बात समझ आती है, मिनुई की अफेक्शन हार्ट सब गिरने लगी है। और वो सोचता है, नहीं, अगर मैं इसी वक्त कुछ नहीं करता हूं तो ये मौका हाथ से चला जाएगा। वो तुरंत अपने दोस्त हाओबो से पूछता है, अगर मैं और मिनुई डेट करने लगे तो तू दुखी तो नहीं होगा, है ना? हाओबो हंसते हुए कहता है, तू क्या सपना देख रहा है? तू अब वो रईस नहीं रहा जो पहले था। लेकिन फिर भी शेन युआन का आत्मविश्वास नहीं डगमगाता। वो तुरंत तेजी से मिनुई की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है वो हल्के अंदाज में उसे कहता है, कॉमरेड मिनुई। और जैसे ही शेन बोलता है उसकी फ्रेंड बीच में कूद जाती है, ये क्या कर रहे हो तुम? शेन सीधा मुद्दे पर आता है, क्या तुम कल फुर्सत में हो? चलो साथ में सुशी खाने चलते हैं। ये सुन के मिनुई ब्लास्ट करने लगती है और पूरी तरह से हैरान हो जाती है और सोचती है, अचानक सुशी? उसकी फ्रेंड जान जाती है, ये तो वही सिंह सुशी रेस्टोरेंट की बात कर रहा है जहां एक बार का बिल हजारों में होता है। लेकिन शेन युआन चालाक है। वो कहता है, असल में मुझे अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेना है और तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, इसलिए मैं चाहता हूं तुम मेरी मदद करो। और जैसे ही शेन युआन वहां से मुस्कुराकर चला जाता है, फ्रेंड फुसफुसाती है। अब वही फ्रेंड कहती है, सुशी मुफ्त में खाने को मिल रही है, जाना तो बनता है। मिनुई थोड़ा झिझकती है, लेकिन उसकी फ्रेंड अब पूरा 180 डिग्री घूम चुकी है। ठीक है, जांग पेंग अमीर होगा लेकिन बदसूरत है। शेन युआन भले अकड़ू हो लेकिन हैंडसम है, और सुशी तो सुशी है। सीन बदलता है। अगला दिन आता है और जैसा कि तय था, शेन युआन और मिनुई सुशी रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। एकदम हाई क्लास जगह,
जहां प्लेटें भी सोने की लगती हैं और माहौल ऐसा जैसे अमीरों की दुनिया में कदम रख लिया हो। रेस्टोरेंट के अंदर वेटर एक एक करके महंगे और सुंदर दिखने वाले डिशेस परोसते हैं। कैमरा उस पल पर रुकता है जब मिनुई कुर्सी पर बैठने वाली होती है, लेकिन बैठती नहीं, क्योंकि आर्टिस्ट जानबूझकर हर पल को बेहद रोमांचक बनाने में माहिर है। मिनुई अब जान चुकी होती है कि शेन युआन की फैमिली की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, तुम्हारी हालत। लेकिन शेन युआन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, उसके मन में बस सिस्टम की गणना चल रही होती है। वो सोचता है, मिनुई ने 2 महीने पहले मुझे गिफ्ट्स दिए थे, वो मुझे वाकई पसंद करती थी, अब यही मौका है उसे जीतने का। मिनुई पूछती है, तुमने मुझे अचानक डिनर पर क्यों बुलाया, और ये बहन को गिफ्ट दिलाने की बात क्या है? शेन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, मैं हमेशा से तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहता था, बस सही वक्त नहीं मिला। ये सुन के मिनुई के सिर के ऊपर एफिनिटी स्कोर गिरने लगती है। वो समझ जाता है कि नहीं, ये जवाब उसे पसंद नहीं आया। वो फौरन बात पलटता है और कहता है, मुझे याद है जब तुम मुझे व्हाट्सएप पर देर रात तक बातें करती थी, मेरे लिए छोटी छोटी चीजें खरीदती थी, तुम्हारी बातें हमेशा बहुत अच्छी लगती थी। और जैसे ही वो ये कहता है, वो जादू होता है। मिनुई का दिल फिर से पिघलने लगता है, एफिनिटी स्कोर फिर से चढ़ने लगता है, 72 से 73, 74, 76। शेन सोचता है, ये सिस्टम तो वाकई चीट कोड है यार। 40 मिनट बीत जाते हैं, खाना हो चुका है और अब बिल आता है। डिस्काउंट के बावजूद भी बिल होता है 2700 युआन। मिनुई चौंक जाती है, इतना खर्चा? उसके मन में तुरंत तुलना होने लगती है। जब वो जांग पेंग के साथ गई थी तो वो इतना कंजूस था, और ये बंदा जिसकी फैमिली दिवालिया हो चुकी है, वो इतनी बड़ी राशि खर्च कर रहा है सिर्फ एक डिनर पर। अब सिस्टम का मैसेज आता है, चूंकि एफिनिटी स्कोर 62 से 74 तक बढ़ा है, बोनस रिवॉर्ड एक्टिवेट होता है। कुल रिटर्न 10,000 युआन प्लस। मिनुई अब और भी प्रभावित हो जाती है। वो शेन युआन की ओर देखती है, उसकी आंखों में अब कुछ बदल चुका है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चलो अब शॉपिंग करते हैं। और फिर दोनों निकलते हैं मॉल की तरफ। लेकिन किस्मत देखिए, वहीं पर उन्हें टकरा जाते हैं शेन युआन की एक्स गर्लफ्रेंड वांचिंग और उसका वो नया बॉयफ्रेंड, वही जो कल उसे कार में बिठाकर ले गया था। वांचिंग उन्हें देखती है और उसकी आंखों से आग निकलने लगी है। वो सोचती है, कल ही तो मैंने इसे छोड़ दिया था और आज ये दूसरी लड़की के साथ मॉल में घूम रहा है। वहीं उसका बॉयफ्रेंड भी गुस्से से पागल हो रहा। मैंने वांचिंग को पटाने में पैसा बहाया और ये फटेहाल लड़का एक नई लड़की के साथ मौज कर रहा है। अब दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं। शेन युआन आराम से कहता है, मैं बस अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने आया हूं। लेकिन वांचिंग आगबबूला होकर मिनुई से कहती है, देख लो, ये तुम्हें मूर्ख बना रहा है, इसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। शेन युआन अब बर्दाश्त नहीं कर पाता और बोल पड़ता है, तुम्हें किसने कहा कि मैंने तुम्हें कभी धोखा दिया, कभी कुछ झूठ बोला? वांचिंग चुप हो जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अब भी ताने कसता, दिवालिया आदमी मॉल में क्या कर रहा है, ये जगह डिस्काउंट पर कुछ नहीं दे। शेन युआन अब गुस्से में, लेकिन तभी सिस्टम एक नया अलर्ट दे, परफेक्ट लाइफ में अपमान की कोई जगह नहीं, नफरत कमाने पर भी तुम इनाम पाओ, हर 5 हेट्रेड पॉइंट्स पर तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा। अब गेम पलट चुका है। शेन युआन सोचता है, मैं तो बस सब ठीक से निपटा रहा था, लेकिन अब सिस्टम ने खुद कहा है कि इन्हें सबक सिखा। वो मिनुई से कहता है, चलो अब हमें और भी गिफ्ट्स लेने। भीड़ अब उन्हें इग्नोर कर रही थी, एक सेल्स गर्ल उन्हें इग्नोर कर रही थी। मिनुई अब पुरानी आदत में लौट आई है। वो अपने कुकल बॉयफ्रेंड को इशारे से बोलती है, मुझे वो हैंडबैग पसंद है। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड की हालत खराब है। उसने वांचिंग पर ही 20,000 खर्च करने की प्लानिंग की थी और यहाँ तो अकेले बैग्स ही 1 लाख के पार जा रहे हैं। अब वांचिंग चालबाज बनती है और वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, अगर तुम शेन युआन को नीचा दिखाना चाहते हो तो खूब पैसा खर्च करो। लेकिन वो खुद अंदर से डरा हुआ है, उसकी क्रेडिट लिमिट पहले ही जवाब दे चुकी है। तभी शेन युआन आगे बढ़कर सेल्स गर्ल से कहता है, इन दोनों बैग्स के साथ सारे एक्सेसरीज भी पैक कर दो, पूरा मॉल सन्न रह जाता है। भीड़ अब उन्हें नोटिस करने लगी है। सब कह रहे हैं, वो तो वही पुराना अमीर लड़का है, वापस आ गया क्या? एक सेल्स गर्ल जो पहले उन्हें इग्नोर कर रही थी अब दौड़ कर आती है। सेल्स गर्ल के हाथ कांपने लगते हैं। सर, कुल कीमत है बहुत ज्यादा। लेकिन शेन युआन पहले ही अपना कार्ड आगे बढ़ा चुका होता है, सीधा स्कैन करो। अब मॉल का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। सेल्स गर्ल, जिसकी आंखों में अब लालच और हैरानी दोनों है, कांपते हाथों से कहती है, सर, आप सच में दोनों बैग्स और सभी एक्सेसरीज खरीदना चाहते हैं? शेन युआन एकदम कोल्ड लहजे में जवाब देता है, हाँ, और इनका बिल एक ही बार में कर दो। फिर वो धीरे से कार्ड उसके हाथ में थमा देता है, जैसे ये कुछ बहुत ही आम सी बात हो। दूसरी तरफ वांचिंग और उसका बॉयफ्रेंड वहीं जमकर खड़े रह जाते हैं। उनके चेहरे पर भूचाल सा आ जाता है। वांचिंग के दिमाग में बवंडर चल रहा है, ये कैसे हो सकता है?
ये तो बर्बाद हो चुका था और अब उसका बॉयफ्रेंड बड़बड़ाता है, जरूर इसने पैसे उधार लिए होंगे, ये तो नाटक कर रहा है। लेकिन शेन युआन अब इस पूरे खेल का मास्टर बन चुका है। वो उस आदमी की तरफ देखता है और मुस्कुराकर कहता है, भाई साहब, मेरी खरीदारी पर ध्यान मत दो, अपनी लेडी को खुश करने के लिए खुद कुछ खरीदो। अगर तुम सच में अमीर हो तो कम से कम 7 लाख युआन तो खर्च करने ही चाहिए, नहीं तो बात कुछ अजीब लगेगी, है ना? अब गेम पूरी तरह पलट चुका है। अब वांचिंग अपने नए बॉयफ्रेंड की ओर देखती है और जोर से कहती है, चलो दिखाओ अपनी अमीरी, दिखाओ कितना पैसा है तुम्हारे पास। लेकिन उसका हालत अब बिल्कुल हारी हुई लग रही है। असल में उसने जो कार किराए पर ली थी वो भी एक महंगे लोन पर था। उसकी जेब खाली है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट फुल हो चुकी है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे, तो वो जेब से मोबाइल निकालता है और बहाना बनाता है, माफ करना, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, और फिर वहां से चुपचाप भाग खड़ा होता है। वांचिंग खिसियाकर उसके पीछे चिल्लाती है, तुम सबसे घटिया इंसान हो, और वो भी मॉल से निकल जाती है गुस्से और जलन में भरी हुई। शेन युआन अब एकदम कूल रहता है, मुझे उनकी परवाह ही नहीं, मैं तो बस सिस्टम का काम कर रहा हूं और कुछ पैसे भी कमा रहा हूं। वो मिनुई की तरफ देखता है और बिना कुछ कहे एक हैंडबैग उसकी तरफ बढ़ाता है। मिनुई हैरानी में पड़ जाती है और कहती है, ये बैग बहुत महंगा है, मैं ये नहीं ले सकती। शेन युआन मुस्कुराता है, ये तोहफा है। उन बकवास बातों को सुनने के लिए जो वांचिंग और उसका वो जोकर बोल रहे थे, तुमने बिना कुछ कहे सब सह लिया। फिर वो दूसरा बैग भी उसकी तरफ बढ़ाता है, और ये इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इससे भी ज्यादा डिजर्व करती हो। मैंने पहले सोचा था कि ये बैग मेरी बहन के लिए होगा, लेकिन अब लगता है कि शायद उसे ये पसंद ना आए, लेकिन तुमने इसे चुना, इसका मतलब है तुम्हें पसंद है। असलियत तो ये है, उसने रिवेंज सिस्टम अनलॉक कर दिया है और चाहता है जीतना हो सके, उतना पैसा लगाना और सभी पैसे वापस पाना। मिनुई अब पूरी तरह शर्मा जाती है। वो थोड़ा पीछे हटती है और कहती है, मैं ये नहीं ले सकती, और सोचती हैं उसे सोने का पेड़ नहीं समझना चाहिए, और कहती हैं, मुझे नहीं चाहिए सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे खुश करने के लिए खरीद रहे हो। शेन युआन उसकी आंखों में देखता है और बहुत ही नरम आवाज में कहता है, परेशान मत हो, ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी तोहफे आएंगे, लेकिन अगर तुम ये नहीं लोगी तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। मिनुई की आंखें चमकने लगती हैं। सिस्टम तुरंत नोटिफिकेशन भेजता है, मिशन कंप्लीट, 3 गुना इनाम सक्रिय। मिनुई चुपचाप उस बैग को हाथ में ले लेती है। वो समझ चुकी है ये लड़का सिर्फ अमीर नहीं, ये भी जानता है कि कब, कैसे और क्यों खर्च करना है। वो सोचती है, ये कोई आम लड़का नहीं है, शायद मैं सच में किसी परफेक्ट मनी ट्री से टकरा गई हूं। शेन युआन अब हल्के अंदाज में कहता है, अब वापस स्कूल चलते हैं, अगर आज और कुछ खरीदा तो ये ज्यादा हो जाएगा। मिनुई सिर हिलाती है, लेकिन उसकी नजरें शेन युआन से हट नहीं रही होती। वो अब उसके लिए सिर्फ एक अमीर लड़का नहीं बल्कि एक अनदेखा खजाना बन चुका है। सीन कट होता है और अब हम कॉलेज डॉर्म में वापस लौटते हैं। शेन युआन सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने पुराने नकली दोस्तों के सामने से गुजरता है। वो लोग अब भी पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वो शेन को देख कहते हैं, आज रात म्यूजिक इतना जोर से चलाएंगे कि अगर वो गरीब भी सुन ले तो जल जाएगा। शेन युआन चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। अब उसे ना उनकी परवाह है ना उनके मजाक की। जैसे ही वो अंदर आता है, उसका दोस्त कहता है, सुनने में आया है कि वो जांग पेंग आज स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के साथ बाहर गया है और सबको दिखा रहा है। शेन युआन सिर्फ मुस्कुराकर जवाब देता है, चिंता मत कर, उसकी रॉयल लाइफ अब खत्म होने वाली है, मिनुई उसके पास नहीं मेरे पास आएगी। उसका दोस्त मजाक उड़ाता है, क्या, होश में रहो, कल ही वो दोनों मूवी देखने गए थे। लेकिन शेन युआन अब किसी को कुछ समझाने का मूड में नहीं। वो मन ही मन सोचता है, समय आने पर सब देखेंगे। अब कहानी घर की ओर बढ़ती है। शेन युआन अपने घर वापस जाता है। जैसे ही वह घर में दाखिल होता है, वहां पहले से ही एक जाना पहचाना चेहरा मौजूद होता है, याओ चाचा, जो फैमिली में पैसे का भूखा कहलाता है। याओ चाचा जैसे ही शेन को देखता है, एक नकली मुस्कान के साथ कहता है, ओह, शेन वापस आ गया है। शेन युआन उसका स्वागत बहुत ठंडे अंदाज में करता है, बस हल्के में हम कहता है। उसके पिता कहते हैं, थोड़ा आराम कर लो, बड़े लोग बात कर रहे हैं। लेकिन शेन युआन बाहर ही दरवाजे के पास खड़ा रहता है और सब कुछ चुपचाप सुनता है। अंदर याओ चाचा कह रहा होता है, मुझे पूरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा। फिर कैमरा शेन की मां पर जाता है। कहानी के कलाकार सब पर वार करते हैं, किसी को नहीं बख्शते। अब मां बोल पड़ती है, जब तुझे कार वॉश बिजनेस खोलने के लिए पैसे चाहिए थे, हमने तेरी मदद की थी, अब तू इस तरह आकर हमें तंग कर रहा है। उसका पति उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। वो और गुस्से में बोलती है, इस आदमी को मुश्किल वक्त में हमने सहारा दिया था और आज ये हमें ही नीचा दिखा रहा है। याओ चाचा जवाब देता है, मैं तो पहले ही बहुत धैर्य दिखा रहा हूं क्योंकि तुम लोग फैमिली, कोई और होता तो मैं अब तक उन्हें घर से बाहर निकाल चुका होता। शेन की मां अब बिल्कुल आपा खो बैठती है। तभी उसका पति एक हाथ उसका बाजू पकड़कर कहता है, शांत हो जाओ, चीजें और बिगड़ जाएंगी। वो कहता है, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे,
पैसे जुटा लेंगे और तभी सिस्टम एक्टिव होता है। एक आवाज आती है, परफेक्ट लाइफ कर्ज से बिगड़ नहीं सकती। जो भी पैसा पिता का कर्ज चुकाने में खर्च होगा वह 2 गुना हो जाएगा और बोनस के रूप में 1 मिलियन मिलेगा जो शेन युआन कार खरीदने में खर्च कर सकेगा। शेन युआन के लिए यह बिल्कुल सही था। वो पहले से ही सोच रहा था कि अपने कमाए हुए पैसे से फैमिली की मदद करेगा। उधर उसकी माँ घर की पुरानी पारिवारिक ज्वेलरी को हाथ में पकड़े खड़ी होती है। ये वो गहने थे जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे और जिनकी अब कुर्बानी देनी पड़ रही थी कर्ज चुकाने के लिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि शेन युआन पहले ही कुछ गहने बेच चुका था, बस अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए गिफ्ट्स खरीदने के लिए। उसी पल शेन कमरे का दरवाजा खोलता है और कहता है, फिक्र मत करो, मेरे पास पैसे हैं। लेकिन माँ और पिता दोनों उस पर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं, मजाक मत कर, मामला बहुत गंभीर है। लेकिन शेन कहता है, मैं मजाक नहीं कर, अपने फोन में नोटिफिकेशन चेक करो। जैसे ही उसके पिता मोबाइल देखते हैं, वहां 2 लाख युआन उसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए होते हैं। वो पूछते हैं, ये पैसा आया कहां से? शेन बहुत ही स्मूथ तरीके से जवाब देता है, कई साल पहले मैंने थोड़े बहुत क्रिप्टो करेंसी खरीदे थे, फिर भूल गया था। हाल ही में जब जरूरत पड़ी तो देखा उनकी वैल्यू बढ़ चुकी है। उसकी माँ अब खुशी से कहती हैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा, तूने फैमिली को बचा लिया। फिर वो दोनों याओ चाचा की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, अब हमारा कर्ज चुका दिया गया है, हमारे पास पैसे हैं, अब यहां से निकलो। याओ चाचा कुछ कहना चाहता, लेकिन माँ सीधा कह देती है, चले जाओ, बाहर निकलो। उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है और असल में वो वहां आया ही इसलिए क्योंकि उसे लग रहा था कि ये फैमिली अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कभी उसे पैसा मिलेगा। अब असली सवाल उठता है, आखिर इस लड़के के पास इतना पैसा आया कहां से? उधर शेन युआन का मिशन पूरा हो चुका होता है। 2 लाख युआन अब 4 लाख में बदल जाते हैं और उसे 1 मिलियन युआन बोनस भी मिलता है जो सिर्फ कार पर खर्च किया जा सके। लेकिन समस्या यह है, उसने अभी तक केवल घर का किराया चुका, बाकी की पुरानी कंपनी का कर्ज अब भी बाकी है जो करोड़ों में है। फिलहाल उसके लिए यही तरीका है, पैसे को लगातार गुणा करता रहना ताकि सब कर्ज चुकाए जा सके। वो अपने माता पिता से पूछता है, और कुछ चाहिए अभी? माँ कहती हैं, अभी के लिए नहीं, बाकी बिल ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन उसके पिता थोड़ा अलग सोचते हैं। वो कहते हैं, कम से कम 50,000 युआन उधार दे दो। शेन मुस्कुराता है और सोचता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं स्कूल से थक कर घर आता था और आपसे जेब खर्च मांगता। अब हालात बदल चुके हैं। जो कभी अखबार पढ़ते थे अब उसी बेटे से पैसे मांग रहे हैं। सीन वापस कॉलेज में कट होता है। शेन युआन अपनी टीचर के सामने खड़ा होता है। वो वही टीचर है जिसकी क्लास में हर स्टूडेंट एकदम ध्यान से बैठता है। शेन युआन सीधा जाकर पूछता है, मैम क्या आज रात आप फ्री हैं? वो उसे डिनर के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन तभी वो महसूस करता है पीछे से आती हुई एक जानलेवा निगाह। मेघ ठीक पीछे खड़ी होती है, हाथ कमर पर रखे हुए। शेन युआन तुरंत स्थिति समझ जाता है और कहता है, ओह, मुझे अभी याद आया कि मुझे पढ़ाई करनी है, मैं चलता हूं, और चुपचाप वहां से निकल जाता है। पीछे से मेघ सीओ से कहती है, देखा, ये लड़का किसी गलत इरादे से ही आया था, ये अपनी टीचर को डिनर पर बुला रहा था। अब कैमरा कट होता है। शेन युआन सोच रहा होता है, आज का दिन वाकई पागलपन भरा रहा। मैं पूरे दिन इधर उधर दौड़ता रहा और अब पसीने पसीने हो गया हूं। वो याद करता है कि पहले वो फेरारी चलाता था, बिजनेस मीटिंग्स करता था, लग्जरी जिंदगी जीता था। अब हालात बिल्कुल पलट गए हैं। तभी उसे याद आता है कि सिस्टम ने उसे 1 मिलियन युआन दिए थे, लेकिन शर्त थी वो पैसा सिर्फ कार पर खर्च किया जा सकता है। फिर वो फौरन कॉल करता है मिनुई को। जैसे ही कॉल आता है, मिनुई की फ्रेंड मजाक में कहती है, अगर तुम दोनों फिर से डॉर्म में 1-on-1 एडवेंचर करने वाले हो तो मुझे पहले से बता देना, मैं बाहर चली जाऊंगी। ये लड़की तो अपने बॉय के लिए रास्ता इजी बना रही है। मिनुई कहती है, ऐसी बकवास बात मत कहो, हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं। लेकिन उसकी दोस्त कहती है, तुम कितनी लकी हो, इतना अमीर अच्छा दिखने वाला लड़का। और मुझे पता है अब आगे क्या होने वाला है। अगला सीन में शेन युआन और मिनुई कार डीलरशिप पहुंचते हैं। जैसे ही वे अंदर आते हैं, एक सेल्समैन दौड़कर आता है। वो मिनुई को पहचानता है। मिनुई हल्के उसे कहती है, हाय मिस्टर किम। वो सेल्समैन वही आदमी होता है जो मिनुई के स्कूल में था और अक्सर मिनुई पर लाइन मारता था। वो अब शेन युआन की तरफ देखता है और जानना चाहता है, ये लूजर कौन है जो साथ में आया है। शेन युआन बहुत शांति से कहता है, हाय, मेरा नाम शेन युआन है। अब सेल्समैन पूछता है, कौन सी कार देखनी है? शेन युआन जवाब देता है, मैं M9 देखना चाहता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो एक BMW है। सेल्समैन जानता है कि उसका जो कीमत लगभग 6 लाख युआन है। वो मन ही मन सोचता है, ये गरीब लड़का इसे खरीदने नहीं आया है, बस दिखावा कर रहा है इस लड़की के सामने। वो उसी समय सोचता है, हो सकता है अब मिनुई समझ जाए कि मैं कितना अमेजिंग सेल्समैन हूं। मेरी महीने की इनकम 10,000 से ज्यादा है।
वो मिनुई से बात करने के लिए पास आता है और कहता है, काफी वक्त हो गया हमसे बात किए हुए, लेकिन मिनुई सीधे मना कर देती है। माफ कीजिए, आज कुछ और प्लान है। उससे पहले कि वो कुछ और कहे, शेन युआन बोल पड़ता है, क्या मैं इसे टेस्ट ड्राइव कर सकता हूँ? अब वो सेल्समैन भड़क जाता है और सोचता है, ये लड़का बीच में कूद पड़ा और मेरी पूरी फ्लर्टिंग खराब कर दी। असल में शेन युआन भले कुछ समय के लिए गरीब रहा हो, लेकिन वो हमेशा से अमीर रहा है। अब वो इस सेल्समैन की बदतमीजी से तंग आ चुका है। वो सीधा रिसेप्शन डेस्क पर जाता है और कहता है, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी है जो वाकई कार बेचना जानता हो। अब एक नई सेल्स गर्ल आती है, नाम होता है चेन्ना, जो इस डीलरशिप की टॉप सेल्स पर्सन होती है। वो कहती है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? शेन युआन उसे देखकर एक पल को चौंक जाता है, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत होती है, जैसे किसी मॉडल की तरह। इधर पुराना सेल्समैन घबरा जाता है। उसका एक साथी उससे पूछता है, तू उसे क्यों छोड़ आया? वो खरीदने ही आया था, लेकिन वो कहता है, मुमकिन ही नहीं कि कोई गरीब लड़का M9 खरीदे। वो तो बस लड़की को इम्प्रेस कर रहा है। अब कार के अंदर चेन्ना शेन युआन को डिटेल्स समझा रही होती है, लेकिन शेन उसे सुन ही नहीं रहा होता। असल में वो सोचता है, ये लड़की मिनुई से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। ये डीलरशिप की लड़कियां हो तो कभी कभी टारगेट पूरा करने के लिए कस्टमर के साथ कुछ भी कर जाती हैं, लेकिन शेन इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर चेन्ना पूछती है, क्या आपको कार की डिटेल्स पसंद आई? शेन कहता है, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये जानना है कि ये कार अभी उपलब्ध है या नहीं, क्योंकि मैं इसे आज ही घर ले जाना चाहता हूँ। वो कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग टेस्ट ड्राइव में 36 अलग कार और घंटे लगाने के बाद भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो माफी मांगती हैं और कहती हैं, हमारे पास स्टॉक में नहीं है, लेकिन मैं दूसरी ब्रांच से मंगवा सकती हूँ। शेन कहता है, ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो सके करो। वो बताती है कि 50,000 युआन की डिपॉजिट लगेगी। शेन कहता है, चिंता मत करो, और पेमेंट के लिए तैयार हो जाता है। वो पैसे ट्रांसफर कर देता है और चेन्ना डीलरशिप के हॉल में चल देती है। पीछे से वही पुराना सेल्समैन पूछता है, डील कैसी गई? वो जवाब देती है, आसान थी, उसने कार खरीद ली। एक दूसरा सेल्समैन सुन लेता है और चौंक जाता है, क्या तुमने उससे सिर्फ 2 मिनट बात की थी? उधर मिनुई का सिंप लड़का कहता है, ये लड़का फ्रॉड है, पेमेंट के समय भाग जाएगा। लेकिन चेना कहती है, नहीं, उसने कहा है कि वो पूरा पेमेंट करेगा। उसी पल पुराना सेल्समैन समझ जाता है कि उसने भारी गलती की है। अब चेना शेन के पास जाती हैं और धन्यवाद देते हुए कहती हैं, अगर कभी आपको सवारी की जरूरत हो या कोई मदद चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना। मिनुई अब जलन में बोल पड़ती है, उसे तुम्हारा नंबर नहीं चाहिए, वैसे भी हम टैक्सी से लौट रहे हैं। चेना समझ जाती है कि उसने गर्लफ्रेंड को चिढ़ा दिया है। बाहर निकलते हुए शेन मिनुई से कहता है, कुछ खाना खा लें? शेन, युआन और मिनुई जब कार शॉप से बाहर निकलते हैं तो शेन नोट करता है कि मिनुई थोड़ी खामोश है। वो सोचता है, उसे थोड़ा गुस्सा है और शायद जलन भी हो रही है। वो धीरे से कहता है, छोड़ दो ना, वो तो सिर्फ एक ग्राहक और सेल्स गर्ल के बीच की बातचीत थी। मिनुई सीधा जवाब देती है, मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ ग्राहक और सेल्स गर्ल वाली बात थी। वो आगे कहती है, तुम तो बहुत खुश होकर कार की डिटेल्स डिस्कस कर रहे थे। शेन युआन जवाब देता है, वो तो मेरी आदत है, मैं लोगों की बातें ध्यान से सुनता हूं, लेकिन रियल में वो झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि उसने कार के बारे में एक भी बात नहीं सुनी थी। उसी वक्त मिनुई को एहसास होता है कि वो थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर रही है। वो सोचती है, मैं पागलों जैसी हरकत कर रही हूं, हमारे बीच कोई ऑफिशियल रिश्ता भी तो नहीं है, तो जलन की कोई वजह भी नहीं बनती। लेकिन फिर वो ये भी जानती है कि शेन युआन का ये बड़ा बड़ा पैसा उड़ाने वाला अंदाज लड़कियों का ध्यान खींचता है, और अगर मैं उसे नहीं रोकूंगी तो कोई और उसे ले जाएगी। अब शेन युआन माहौल को हल्का करने की कोशिश करता हूं। वो कहता है, चलो कुछ खा लेते हैं, उसके बाद मॉल चलेंगे तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट खरीदने। मिनुई कहती है, नहीं जरूरत, तुमने तो कल ही मेरे ऊपर बहुत खर्च कर दिया, मुझे ज्यादा सामान की जरूरत नहीं। शेन अब थोड़ा साइकोलॉजिकल कार्ड खेलता है। वो कहता है, तुम एक ही बैग लेकर पूरे हफ्ते बाहर नहीं जा सकती ना, तुम्हें हफ्ते के हर दिन के लिए एक बैग चाहिए। और फिर सोचता है, वैसे भी उस पर खर्च करना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि इससे मेरी अफिनिटी बढ़ती है और साथ ही मेरा पैसा डबल हो जाता है। अब दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। शेन युआन बहुत सामान्य ढंग से पूछता है, तुम क्या पीना चाहोगी, गरम या ठंडा? जैसे ही मिनुई ये सवाल सुनती है, वो एक पल के लिए जम सी जाती है। वो मन ही मन सोचती है, क्या ये कमीना पूछ रहा है कि मैं पीरियड पर हूं या नहीं? असल में कुछ चीनी डेटिंग गेम्स में एक ट्रेडिशन है, अगर कोई लड़का लड़की से पूछे गरम या ठंडा पीना है और लड़की कहे गरम, तो मतलब होता है वो पीरियड पर है, और अगर कहे ठंडा तो मतलब फ्री है। मिनुई थोड़ी सोचकर जवाब देती है, ठंडा ड्रिंक लूंगी। ये सुन शेन युआन अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। वो सोचता है, बस यही जवाब मैं जानना चाहता था। फिर वो मजाकिया लहजे में कहता है, अब शायद मुझे सीधे बोलना पड़ेगा, मैं 2 महीने से खुद को रोक रहा था, अब और नहीं,
रेस्तरां वाले सीन के थोड़ी देर बाद अब दोनों शहर में एक साथ घूम रहे होते हैं। अब तक शेन युआन बहुत कुछ खर्च कर चुका होता है, बैग्स, पेंडेंट्स, नेकलेस, सब कुछ। मिनुई बस खड़ी सोच रही होती है, ये लड़का बहुत अच्छा है, सिर्फ कुछ ही दिनों में मेरे ऊपर 80,000 युआन खर्च कर चुका है। उधर शेन युआन के पास पहले से ही 2 मिलियन युआन होते हैं। उसे कार पर खर्च करने के बाद सिस्टम से 1.6 मिलियन वापस मिल गए थे और साथ ही उसका अकाउंट भर गया है। वो बिल्कुल सीधे अंदाज में कहता है, शायद आज की रात मुझे डॉर्म में वापस जाने का अच्छा मौका है। और फिर सोचता है, अगर मैं खेलने को तैयार हूं तो वो स्कोर करने को तैयार है। मीनू एक हल्की सी मुस्कान देती है। चलो फिर। 30 मिनट बाद कमरा नंबर 8,888 में शेन युआन शॉवर में होता है और उधर मिनुई परेशान होती है। मैं अपनी फ्रेंड को कैसे समझाऊंगी कि मैं वापस डॉर्म क्यों नहीं आई। शेन युआन जैसे कोई इंडियन फुटबॉलर की तरह बाहर निकलता है और कहता है, अब गेम शुरू होता है। वो टचडाउन के लिए जाता है। 30 मिनट गुजर जाते हैं और फिर वो कहता है, ये मैच शानदार था, लेकिन तुम भी एक टॉप टियर प्लेयर निकली। अब मैं थोड़ा थक गया हूं। मिनुई मुस्कुराती है और कहती है, अब दूसरा हाफ शुरू करते हैं। शेन युआन गुजारिश करता है, क्या मुझे 30 मिनट का ब्रेक मिल सकता है? लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अगली सुबह शेन युआन की मुस्कान देखते ही बनती है। इतना सब खर्च करने के बाद अब उसके अकाउंट में 2.5 मिलियन युआन जमा हो चुके होते हैं। उसका दोस्त पूछता है, तू कहाँ था यार, डॉर्म वापस क्यों नहीं आया? उसी वक्त वो उसे दिखाता है कि जेंगपिंग नाम का लड़का एक नई कार खरीदकर सबको दिखा रहा है। शेन युआन बस कंधे उचकाकर कहता है, वो पागल है, दिखावा करता है, पर मुझे उसकी कार की कोई परवाह नहीं। तभी कोई उसे ड्रिंक्स के लिए बुलाता है और फिर सिस्टम की आवाज आती है, एक परफेक्ट लाइफ सिर्फ लड़कियों का ध्यान खींचने से नहीं बनती, तुम्हें बिजनेस में भी सफल होना होगा। अब उसे 1 मिलियन युआन दिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन शर्त यह है, उसे पूरा पैसा 1 हफ्ते में खर्च करना है और जो भी मुनाफा कमाएगा वो डबल होगा। वो सोचता है, ये मिशन तो बढ़िया है, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि अब गिफ्ट्स पर खर्च करना बंद करके कोई असली इनकम का जरिया शुरू करूं। उसे ड्रिंक्स पर बुलाने वाला लड़का होता है ली युआन, उसका पुराना जानकार। दृश्य बदलता है। अब सब लोग इकट्ठा हैं ड्रैगन के प्राइवेट बार जेनबो में। एक लड़का हवाईयन व्हाइट शर्ट वाला कंप्लेन करता है कि किसका इंतजार कर रहे हो, मैं भूखा मर रहा हूं। सूट पहना हुआ लड़का हाय कहता है, जरूरी लोग आने वाले हैं। कैप पहना एक और लड़का भी हामी भरता है। तभी ली युआन सबको शांत करते हुए कहता है, थोड़ा इंतजार करो, शेन युआन रास्ते में है। लेकिन गुआंगो नाम का लड़का मुंह बनाकर कहता है, उसे बुलाने की जरूरत ही नहीं, उसका परिवार तो दिवालिया हो चुका है, वो यहां क्यों आ रहा है? यू मंग जवाब देता है, तेरा इससे कोई मतलब नहीं, मैं सारा खर्चा उठा रहा हूं तो चुपचाप बैठ। फिर वो सीधा उस गुआंगो से कहता है, तू सोचता है तेरे पास फैक्ट्री वाले एयरबैग्स वाली गर्ल है तो तू बहुत बड़ा आदमी बन गया। वो लड़की भी तंग आ चुकी होती है और सोचती है, ये गुआंगो मुझे बार बार छूता है, लेकिन सीरियसली डेट करने को तैयार नहीं है। उसी वक्त कोई पूछता है, हाय की गर्लफ्रेंड कहाँ है? वो कहता है 10 मिनट में आ रही है। गुआंगो इसे भी नापसंद करता है क्योंकि हाई की गर्लफ्रेंड टॉप क्लास है। शेन युआन अब अंदर आता है। वो जानबूझकर पुराने फटे हुए कपड़े पहनकर आया होता है, जैसे कि वो गरीब हो गया हो। वो माफी मांगते हुए कहता है, माफ करना, लेट हो गया, रास्ते में खराब ड्राइवर्स थे। गुआंगो फिर भी ताना मार देता है, अगर तेरे पास पर्सनल ड्राइवर होता तो ये नहीं होता। तभी दरवाजा खुलता है। कार डीलरशिप वाली लड़की चेन्ना अंदर आती है। वो माफी मांगते हुए कहती है, माफ करना, देर हो गई। हाय मुस्कुराता है और सोच रहा होता है, इन लोगों को कंपटीशन का मतलब नहीं पता। मेरे पास अब पैसे भले कम हों, लेकिन गर्लफ्रेंड तो सबसे बेस्ट है। पर अफसोस, उसकी गर्लफ्रेंड चेन्ना अब भी शेन युआन की तरफ देख रही होती है। वो सोचती है, ये वही लड़का है जिसने मुझसे कार खरीदी थी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके सीधे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। कम से कम ये वफादार तो है। कुछ समय बाद ली युआन बताता है कि उसने सबको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए बुलाया है। वो कहता है, इस प्रोजेक्ट के लिए 2.4 मिलियन चाहिए होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हर कोई 7 लाख युआन लगाए। सब चुप हो जाते हैं। कोई कहता है, साले तू 7 लाख मांग रहा है, कम से कम ये तो बता क्यों। असल में सब जानते हैं कि युआन हमेशा बेकार इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि वो आमतौर पर अपने पापा के पैसे से खेलता है। इस बार कोई साथ नहीं देना चाहता। कमरा शांत हो जाता है। जब उसने ज्यादा पैसा लगाता है तो सब दौड़कर आते हैं। अब बराबर बांटने की बात आई तो सब पीछे हट गए हैं और वो पूछता है, आखिर सब शांत क्यों हो गए? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? गुआंगो बोलता है, मैं नहीं लगा रहा, मैं फिलहाल पैसा सेव कर रहा हूं। बाकी सब भी यही बोलते हैं, रिस्क लेना अभी ठीक नहीं, नुकसान नहीं झेल सकते। शेन युआन अब पूछता है, अगर मैं 7 लाख लगाऊं तो बदले में क्या मिलेगा? सब फिर चुप हो जाते हैं। गुआंगो कहता है, तू झूठ मत बोल, सब जानते हैं तेरे पास पैसे नहीं है। कैप वाला लड़का शेन के कंधे पर हाथ रखता है, भाई जाके मुंह धो ले, नशे में लग रहा है।
हाय समझाने की कोशिश करता है, बिजनेस में चीजें जटिल होती हैं। 7 लाख कभी भी गायब हो सकते हैं, पर वहीं पीछे चेन्ना सब देख रही होती है। वो सोचती है, इसने तो कल ही 6 लाख में कार खरीद ली थी, शायद इसके लिए 7 लाख बड़ी बात नहीं है। फिर भी वो चुप रहती है। तभी शेन कहता है, मैं पैसे ट्रांसफर कर चुका हूं, ली युआन, जिसने सबको इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया था। फोन चेक करता है और स्क्रीन स्टेडियम की लाइट की तरह चमक उठती है। नोटिफिकेशन आ चुका था, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। वो तुरंत गुआंगो को दिखाता है। गुआंगो का आत्मा शरीर छोड़ने को होता है। वो कांपने लगता है। पास खड़ी चेना सब देख रही होती है और सोचती है, सबके चेहरे क्यों बदल रहे हैं। अब पूरा ग्रुप गुआंगो से जवाब मांगने लगता है कि ये क्या हुआ। यहां तक कि हाय भी अब उत्सुक हो गया है। गुआंगो हाइप बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए कहता है, खुद ही समझो क्या हुआ। मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी सोचता है, इस कमीने ने इतनी बड़ी रकम कैसे निकाली। तभी ज्याओ जियांग, कैप वाला लड़का आता है। वो पूछता है, सब लोग ऐसे अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं। फिर वो फोन को देखता है और कहता है, मुझे अचानक कुछ याद आ गया, मुझे घर जाना है। और एक एक करके सब निकलने लगते हैं। चलो फिर अगली बार मिलते हैं। हाय परेशान होता है, सब क्यों जा रहे हैं। चेना कहती है, हम भी जा रहे हैं, और वो बाहर निकल जाती है। हाय उसका पीछा करता है और कहता है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। पता भी नहीं कि उसने वाकई पैसे ट्रांसफर किए या नहीं। तभी चेना जवाब देती है, कल ही वो डीलरशिप पर आया था और कैश में कार खरीदी थी। हाय अब गुस्से में आ जाता है, लेकिन गुस्सा शेन युआन पर नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड चेना पर होता है। वो कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो अमीर है। अब चेना भड़कती है, अगर तुम्हें सिर्फ ये जानना है कि कौन अमीर है तो मैं जा रही हूं, अलविदा। अब कमरे में सिर्फ शेन युआन और ली युआन रह जाते हैं। ली युआन कहता है, अगर मुझे पता होता कि तू पूरा इन्वेस्ट करेगा तो मैं बाकी लोगों को बुलाता ही नहीं। शेन युआन मुस्कुराकर कहता है, कम से कम ये साबित हो गया कि वे भरोसे लायक नहीं है। अब वो पूछता है, बिजनेस प्लान क्या है। मैं सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, स्ट्रैटेजी पर भी बात करना चाहता हूं। अब साफ हो जाता है, हम बार खोलने वाले हैं। ली कहता है, वे मिलकर चर्चा करते हैं, थीम क्या होगी, डेकोरेशन कैसे होगा, ऑपरेशन कैसे चलेंगे। 1 घंटा बीत जाता है। उसी वक्त चेना शेन को मैसेज भेजती है, अपनी कार कल आकर ले जाना। लेकिन शेन जवाब देता है, कोई जल्दी नहीं। फिर वो पूछता है, कल फ्री हो। मैं एम9 के बारे में और जानना चाहता हूं। चेना थोड़ा हैरान होती है, अचानक तुम्हें एम9 में इतनी दिलचस्पी क्यों आ गई। पर उससे पहले कि वो कुछ जवाब दे, शेन अगला मैसेज भेज देता है, कल रेस्तरां में मिलते हैं। अगले दिन चेना रेस्तरां के बाहर इंतजार कर रही होती है। वो अपने वर्क यूनिफॉर्म में होती है, जो ज्यादा कॉस्ट्यूम जैसा दिखता है। शेन युआन अब तक नहीं पहुंचा। वो वहीं बैठी होती है। बगल में एक अजनबी आदमी होता है। उसी वक्त एक गोल मटोल गंजा आदमी आता है। वो चेना को पहचान जाता है और सीधा उसकी ओर बढ़ जाता है। वो सोचता है, ये मौका तो कभी नहीं मिला, अब जाकर बात करता हूं। उसके दोस्त बाहर से देख रहे होते हैं, क्या ये सच में चेना को पटा पाएगा। लेकिन ज्यादातर का जवाब होता है, ना भाई, चेना वैसी लड़की नहीं है, वो सीरियस है। हाय सिम बॉयफ्रेंड दूर से देख रहा होता है। वो सोचता है, चेना यहाँ किसका इंतजार कर रही है। अब गोल मटोल आदमी चेना के पास आता है। वो कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूं। चेना तुरंत इनकार कर देती है, नहीं धन्यवाद, मैं किसी का इंतजार कर रही हूं। वो आदमी मानता नहीं और कहता है, मैं तुम्हारा सीनियर हूं, तुम्हें इज्जत देनी चाहिए, हम आज साथ खाने जा रहे हैं। चेना अब सख्त हो जाती है, हट जाइए, अच्छा होगा अगर हमारे बीच कोई रिश्ता ना हो। अब वो आदमी सीधा मुद्दे पर आता है, अगर तुम्हें मेरे परिवार से दिक्कत है तो मैं तलाक ले लूंगा। उधर हाय सब सुन रहा होता है। वो अब अपने गुस्से को रोक नहीं पाता और सीधा जाकर चिल्लाता है, धोखेबाज, मेरे पीछे से मिल रहे हो, उससे पहले कि कोई कुछ कहे। हाय उस गंजे बॉस के मुंह पर मुक्का मार देता है। अब लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी शेन युआन आता है। वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन जैसे ही वो सीन समझता है, वो मुस्कुराकर उस बॉस को धन्यवाद देता है, थैंक यू कि तुमने मेरे बदले मुक्का खा लिया। फिर वो चेना का हाथ पकड़ता है, चलो कहीं शांत जगह चलते हैं। कार के अंदर चेना बताती है, मैं 2 हफ्तों से हाय के साथ थी, लेकिन अब समझ आ गया कि वो सही इंसान नहीं है। शेन कहता है, कम से कम अब सब साफ हो गया। लेकिन चेना सिर हिलाकर कहती है, नहीं, अब दिक्कत शुरू होगी। हाय ने मेरे बॉस को मारा है, अब मेरी जॉब खतरे में है। शेन कहता है, तो छोड़ दो ये घटिया नौकरी। चेना समझाती है, मेरे प्रोफेशन में डीलरशिप बदलना आसान नहीं है, मैंने क्लाइंट बेस बना रखा है, अगर जॉब गई तो सब चला जाएगा। फिर वो एक गहरी सांस लेती है और बताती है, असल में मैं अब सेल्स नहीं करना चाहती, मैं बस एक छोटा सा कैफे खोलना चाहती हूँ, जहां मैं मन हुआ तो काम करूं, मन ना हो तो आराम। पर वो जानती है, एक छोटा कैफे खोलने में भी 4 लाख युआन लगते हैं और मेरे पास इतना पैसा कभी नहीं होगा। शेन युआन सोचता है, मुझे तो पैसा इन्वेस्ट करना ही है और यहाँ एक परफेक्ट मौका मिल गया है। वो पूछता है, अगर कोई इन्वेस्टर मिल जाए तो क्या तुम कैफे खोलोगी। चेना हैरान होकर उसे देखती है। असल में शेन युआन के पास अभी इन्वेस्टमेंट के लिए 1 मिलियन युआन है, जिसमें से 3 लाख अभी बाकी हैं।
वो सोचता है, अगर मैं 1 लाख और लगाऊं तो ये डील पूरी हो सकती है। चेना थोड़ी देर सोचती है, फिर धीरे से कहती है, अगर ऐसा हुआ तो मैं अभी की अभी अपनी जॉब छोड़ दूंगी। शेन मुस्कुराता है और कहता है, तो फिर कल ही इस्तीफा दे दो और मेरे लिए काम शुरू कर दो। उस पल स्क्रीन पर छोटा सा हार्ट सिंबल पॉपअप होता है। 64 अफिनिटी। चेना की हालत टमाटर जैसी लाल हो जाती है। शेन सोचता है, वाह, एक और मनी ट्री सामने आ गया। चेना घबरा कर कहती है, मजाक मत करो। लेकिन शेन गंभीर होकर कहता है, मैं सीरियस हूं, तो बताओ क्या तुम मेरे लिए काम करोगी या नहीं। वो ऑफर देता है, अगर तुम कैफे मैनेज करती हो तो तुम्हें हर महीने 12,000 युआन सैलरी मिलेगी, साथ ही बोनस भी मिलेगा, और अगर कैफे 2 महीने में अच्छा चले तो मैं तुम्हें 2 लाख युआन की कार गिफ्ट कर दूंगा। चेना थोड़ी देर चुप रहती है। उसके मन में चल रहा होता है, कोई इंसान अचानक इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा, जरूर इसका कुछ मतलब होगा। वो सोचती है, कहीं वो मुझे अपने लिए रिजर्व तो नहीं करना चाहता। वो खुद को एक इज्जतदार महिला मानती है और इस वजह से वो ऐसे किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती जिसमें वो पूरी तरह किसी और पर निर्भर हो जाए। वो सोचती है, और वैसे भी मैं इस लड़के की लाइफ में तीसरी बन जाऊंगी। इसलिए चेना कहती है, शुक्रिया। लेकिन नहीं, शेन उसकी बात समझ जाता है। वो कहता है, चिंता मत करो, मैं तो पहले से ही इन्वेस्टमेंट करने वाला था और हमारा रिश्ता सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का रहेगा। चेना कहती है, मैं समझती हूं, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। शेन युआन कार में बैठा होता है, तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, मिनुई का मैसेज, मुझे आज कुछ आइस्ड टी पीने का मन कर रहा है। शेन मुस्कुराता है, ओह, तो आज फिर से गेम चालू करना है। ये लड़की कभी थकती ही नहीं। वो जवाब भेजता है, ठीक है, चलो कुछ टी हो जाए, लेकिन आज जरा धीरे धीरे चलें। रूम 88 में जैसे ही शेन युआन कमरे में पहुंचता है, मिनुई दौड़कर उसे गले लगा लेती है, पर तभी उसके चेहरे पर हल्की शिकन आ जाती है। वो शेन की शर्ट की खुशबू सूंघती है और कहती है, रुको, ये किसी और लड़की का परफ्यूम है। शेन तुरंत बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ भी सेंट नहीं आ रहा। वो मुस्कुरा कर कहता है, मेरी नजर तो सिर्फ तुम पर है। मिनुई अब भी शक में होती है, लेकिन शेन उसे समझाता है, मैं बस कार के कागजात देखने गया था, वहां कुछ लड़कियां थीं जो सेल्स गर्ल थीं, शायद उनका परफ्यूम लग गया हो। मिनुई कहती है, ठीक है, लेकिन आगे से अगर किसी लड़की से मिलना हो तो मुझे पहले बता देना। शेन जवाब देता है, पक्का बताऊंगा। लेकिन मन ही मन सोचता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अभी और भी मनी ट्रीज उगाने हैं। और उसी वक्त सॉकर मैच शुरू होता है। बॉल फील्ड पर है और गोल हो जाता है। 2 घंटे बाद, जी हां, 2 घंटे। शेन युआन अब डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह टाइम और स्पेस को मोड़ चुका है। स्क्रीन पर हार्ट अफिनिटी लेवल 90 दिखाता है। जैसे ही अफिनिटी 90 तक पहुंचता है, उसे सिस्टम की ओर से नया रिवॉर्ड मिलता है, 1 मिलियन युआन खर्च करने का वाउचर, एक नई स्किल, रूथलेस। अब शेन युआन मुस्कुराकर सोचता है, पैसा तो काम आ ही गया, लेकिन असली मजा तो इस नई स्किल में है। वो सोचता है, शायद ये मुझे फाइटिंग में बेहतरीन बनाएगी। लेकिन जैसे ही स्किल एक्टिवेट करता है, उसके चारों ओर अजीब सी रोशनी होती है। पहले वो सोचता है, शायद ये स्किल मुझे फाइटिंग में बेस्ट बनाएगी, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। ये स्किल उसे दूसरी एक्टिविटीज वन में निर्दयी बनाती है। अब वह रूम में वापस लौटता है। रूथलेस मोड ऑन। मिनुई उसकी पहली शिकार बनती है। 40 मिनट बाद मिनुई कांपती हुई कहती है, तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया है, लेकिन वो ये कहने में झिझक रही होती है कि क्या बदला है। शेन युआन एक और मैच के लिए उसे बुलाता है। मिनुई कहती है, नहीं, अब और नहीं, मैं थक चुकी हूं। लेकिन शेन मुस्कुराता है, पिछली बार जब मुझे ब्रेक चाहिए था तो तुमने मना कर दिया था, अब मेरी बारी है। वो कहता है, अगर तुम रफ्तार नहीं पकड़ पा रही हो तो तुम्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगले दिन शेन युआन स्कूल लौटता है। उससे पहले वो अपने लॉटरी टिकट को चेक करता है। नंबर मिलते हैं। उसने 6.8 मिलियन युआन की लॉटरी जीत ली थी। वो चौंक कर उठ बैठता है, पूरी तरह बेकाबू होकर भागते हुए घर की ओर दौड़ता है। माँ, माँ, देखो, घर में घुसते ही चिल्लाता है, माँ, मैंने 6 मिलियन जीत लिए। उसकी माँ जवाब देती है, चिल्लाओ मत पागल, सारे पड़ोसी जाग जाएंगे। लेकिन अब तक उसके पापा भी कमरे में आ चुके होते हैं। शेन कहता है, मुझे तुम दोनों को कुछ दिखाना है। वो उन्हें अपना लॉटरी टिकट दिखाता है। माँ कहती है, क्या स्कूल ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? क्या पागलपन कर रहे हो? शेन कहता है, बस एक बार ये नंबर देखो और मोबाइल ऐप पर मिलाओ। पिता मोबाइल में नंबर मिलाते हैं और वहीं उन्हें लगभग हार्ट अटैक आ जाता है। माँ तो सीधे बेहोश होते होते बचती है। शेन कहता है, टैक्स कटने के बाद भी हमारे पास कम से कम 5 मिलियन बचेंगे। अब हम अपने सारे कर्ज चुका सकते हैं। फिर कहता है, मैं थोड़े पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए रख लूंगा, बाकी सब घर के लिए। उसके पापा कहते हैं, बस इतना ध्यान रखना कि सब गंवा ना बैठो। शेन जवाब देता है, मैं सिर्फ 1 मिलियन अपने पास रख रहा हूं।
बाकी 4 मिलियन आप दोनों के लिए। उसे उम्मीद थी कि माँ पापा खुशी से झूम उठेंगे, लेकिन दोनों सिर्फ मुस्कुराकर धन्यवाद कहते हैं। अब सीन कट होता है कार डीलरशिप पर। वहां वो गोल मटोल बॉस जो पहले पीटा गया था, वो चेना से पूछता है, ये मेरे चेहरे पर क्या हुआ? चेना बिल्कुल शांत रहती है। उसने अब हाय से ब्रेकअप कर लिया है। बॉस गुस्से में कहता है, हर प्रॉब्लम की कोई जड़ होती है और इस केस में जड़ तुम हो, तुम्हारे कारण ये सब हुआ है। चेना कहती है, ये झगड़ा आप दोनों के बीच था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। बॉस कहता है, कल तुम बिना बताए काम से गायब रही, अब पूरे महीने काम पर आने की जरूरत नहीं है। चेना चौंक कर कहती है, लेकिन मैंने तो पहले ही छुट्टी मांगी थी। बॉस कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डीलरशिप मेरी है। कौन काम करता है और कौन नहीं, ये मैं तय करता हूं। तुम्हें पूरे महीने कुछ बेचने की इजाजत नहीं है। अब चेना समझ जाती है कि ये लोग उसकी सैलरी काटकर उसे बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। वो कहती है, अगर ऐसा है तो मैं खुद ही इस्तीफा देती हूं, अब मैं कभी इस जगह वापस नहीं आऊंगी। बॉस आखिरी बार उसे चेतावनी देता है, सोच लो, चली गई तो वापस नहीं आ सकोगी। लेकिन चेना पीछे मुड़कर देखे बिना स्वैग मोड में बाहर निकल जाती है और सोच रही होती है, कम से कम शेन युआन के लिए काम करना इस बूढ़े बॉस से तो बेहतर होगा। 30 मिनट बाद शेन युआन को चेना का मैसेज आता है, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। शेन रिप्लाई करता है, शाबाश, आखिर तुम उस नरक से आजाद हुई। अब मुझे बस स्टोर के लिए एक सही लोकेशन ढूंढनी है। अब वो निकलता है अपनी टीचर से मिलने। सीन बदलता है स्कूल के पास। शेन युआन की टीचर बहुत मेहनती और ईमानदार महिला होती हैं। वो जमीन से एक भारी बॉक्स उठाने की कोशिश कर रही होती हैं। शेन युआन सोचता है, ये दिख रहा है बहुत दर्दनाक, शायद उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया कि बॉक्स उठाने में मदद कर सकूं। अब वो टीचर की ओर बढ़ता है। वो देखता है कि टीचर एक और बॉक्स ऊपर से उतारना चाहती हैं, पर उनकी हाइट नहीं पहुंच रही। शेन युआन आगे बढ़कर कहता है, चिंता मत कीजिए टीचर, आपका हीरो आ गया है। वो जानता है ये हरकत किसी को भी जेल भिजवा सकती है, पर टीचर को अब लगने लगता है ये स्टूडेंट कुछ ज्यादा ही अजीब है। वो बहुत पास आ जाता है, इतना कि टीचर को लगता है, क्या इसे मुझसे वाकई वैसे फीलिंग्स हैं? वो पूछती हैं, तुम पेपर्स लेकर आए? शेन जवाब देता है, हाँ मैम, सब ले आया हूं। तभी कुछ और स्टूडेंट्स आ जाते हैं। वो कहते हैं, हम भी टीचर की मदद करने आए हैं। लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसते हैं, सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि टीचर का चेहरा टमाटर जितना लाल होता है। टीचर जल्दी से पीछे हट जाती है और शेन युआन फटाफट सबको समझाता है। टीचर को बस थोड़ा हेल्प चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ टीचर वो सोचती है, शेन युआन तो अब स्कूल में भी ऐसी हरकतें करने लगा है, पर दिल का क्या करें? उसका दिल एक बीट स्किप कर जाता है, लेकिन वो याद दिलाती है खुद को, वो मेरा स्टूडेंट है, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। किस्मत खराब, शेन के पास तो अफिनिटी सिस्टम है। उसे फौरन पता चल जाता है, उसके स्कोर में इजाफा हुआ है। लगता है मेरा छोटा सा हेल्प बहुत असरदार रहा। सीन कट होता है स्कूल के साउथ साइड में। यहाँ कुछ विलन टाइप लड़कियां खड़ी होती हैं। उनमें से एक का लुक अच्छे और बुरे का मिश्रण होता है। वो सब बात कर रही होती हैं ज्यांगपिंग नाम के लड़के के बारे में, जिसने हाल ही में कार खरीदी थी और अब खुद को सबसे ऊपर समझता है। वो गुच्ची आउटफिट पहनकर घूमता है, पर सब उसे जोकर समझते हैं। लड़कियां पीठ पीछे कहती हैं, वो अपनी नई कार की इतनी डींगे मारता है जैसे वो अरबपति का बेटा हो। लेकिन ज्यांगपिंग की हंसी उड़ती है। जैसे ही उसकी नजर किसी जानी पहचानी लड़की पर पड़ती है, वो चेना को देखता है, जो फैंटेसी गेम कैरेक्टर जैसी ड्रेस में वहां से गुजर रही होती है। वो चौंक कर कहता है, उसकी टांगें तो इतनी लंबी हैं कि साल भर चल सकती हैं। पास ही में खड़े कुछ लोग एक नई गाड़ी को देख रहे होते हैं, M9। शायद वो BMW भी ना हो, कोई नया चीनी लग्जरी मॉडल या टेस्ला जैसा कुछ। तभी इलाके का बिग बॉस वहां से गुजरता है। लड़कियां उसे तुरंत पहचान जाती हैं, ये तो शेन युआन है, वो लड़का जिसकी फैमिली कंगाल हो गई थी। लेकिन फिर वो इस कार में कैसे है? उसी वक्त शेन युआन कैफे में दाखिल होता है। कैफे की लड़की तुरंत हंसकर कहती है, अरे बॉस आ गए आप। ज्यांगपिंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये कैसी देवी उस कंगाल लड़के से इतनी अपनाई से बात कर रही है? चेना बताती है, कैफे की मालकिन आने वाली है। फिर वो पूछती है, तुम्हें कार कैसी लगी? शेन युआन कंधे उचकाता है, ठीक ठाक है। पास ही खड़ी विलन लुक वाली लड़की मुस्कुराती है। इस लड़के और इस लड़की की बातचीत कुछ अलग ही लेवल की लग रही है। ज्यांगपिंग दिमाग से फटने को होता है, ये कैसे हो गया? कल तक तो ये किसी और के साथ था, अब इससे भी ज्यादा हॉट लड़की के साथ है। अब कैफे की मालकिन आती है, नाम है लियिंग। अब तक की सभी लड़कियों में सबसे स्किनी, इतनी भी नहीं लेकिन बाकी से स्किनी जरूर। वो कहती हैं, तुम बहुत कम उम्र के लगते हो। शेन मुस्कुराकर कहता है, हम सब एक ही उम्र के हैं, 20 के आसपास। लियिंग बताती हैं, ये कैफे ठीक से नहीं चल रहा है क्योंकि मुझे बच्चे की देखभाल करनी होती है, इसलिए मैं इसे 3 लाख में बेचना चाहती हूँ। शेन युआन जवाब देता है, मुझे 50,000 चेना की सैलरी के लिए रखने हैं।
इसलिए मैं सिर्फ 2,50,000 दूंगा, न 1 रुपया ज्यादा। ली यिंग चाहती थी कि उन्हें कम से कम 2,70,000 मिले, लेकिन शेन युआन के तेवर और केश देखकर कहती हैं, क्या हम आज ही डील फाइनल कर सकते हैं? शेन कहता है, जैसे ही पेपर साइन होंगे पैसे तुम्हारे अकाउंट में होंगे। ली यिंग बाकी लड़कियों को बुलाकर कहती हैं, मिलो, ये हैं तुम्हारे नए मालिक। शेन कहता है, चेना अब मैनेजर है, मैं ज्यादा नहीं आऊंगा। लड़कियां कान लगाकर सुनती हैं। ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए 2,50,000 का कैफे 10 सेकंड में खरीद लिया। जियांगपिंग अब फूटने को होता है, तभी यूचांग को फोन आता है। वो खड़ी हो जाती है, मुझे ये कॉल लेना है। चेना फोन स्क्रीन देखती है और उसका चेहरा फ्रीज हो जाता है। ये वही आदमी था जिसने उसे डीलरशिप से निकाला था, एक नीच अमीर औरतबाज। शेन युआन गुस्से में सोचता है, उस हरामी के पास बीवी भी है और फिर भी काम पर लड़कियों को छेड़ता है। वो यूचांग को समझाना चाहता है, तुम्हारा रिश्ता इस आदमी से खतरनाक है, इतना पैसा और कोई परिवार नहीं, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। यूचांग रुककर कहती है, शुक्रिया, मैंने इस नजरिए से कभी नहीं सोचा था। शेन युआन अब 50,000 ट्रांसफर करता है सैलरी के लिए और कहता है, अब देखता हूं पहले हफ्ते में कैसा काम करती हो। अब उसने ऑफिशियली 1 मिलियन खर्च कर दिए हैं और बन गया है जूनियर इन्वेस्टर। लेकिन सिस्टम उसे अब नया टास्क देता है, अब तुम्हारे पास 10 मिलियन हैं, इन्हें इन्वेस्ट करो और जो मुनाफा होगा वो 3 गुना मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर ये टास्क पूरा होता है तो तुम्हें एक मिस्ट्री इंडस्ट्री भी दी जाएगी। कुछ समय बाद यूचेन, कैफे वाली महिला, वापस आती है और शेन युआन से हाथ मिलाते हुए कहती है, शानदार बिजनेस हुआ, अब मैं जा रही हूं। शेन हाथ मिलाते वक्त सोचता है, इनके हाथ तो ऐसे हैं जैसे हड्डियां ही ना हों, बिल्कुल मुलायम। वो मन ही मन कुछ और सोच रहा होता है, लेकिन मुस्कुराकर कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, उम्मीद है फिर मिलेंगे। 30 मिनट बाद शेन चेना को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। हाँ, सिर्फ खाना खाने फिलहाल। चेना चारों तरफ देखकर कहती है, ये जगह तो बहुत महंगी है, क्या तुम अक्सर यहाँ आते हो? शेन सिर हिलाता है, नहीं, लेकिन आज जश्न का दिन है। वो चेना को घूरते हुए सोचता है, ये लड़की तो काफी आकर्षक है। मैंने 3 लाख युआन का कैफे खरीदा, हर महीने 12,000 की सैलरी दे रहा हूं, अब थोड़ा तो रिटर्न बनता है। अब वो चेना से पूछता है, तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो, पास आकर बैठो ना। जैसे ही शेन कहता है, चेना धीरे धीरे उसके पास खिसक जाती है। वो पहले मेज के दूसरी ओर थी, अब एकदम बगल में। शेन सोचता है, मैं तो जादूगर हूं, अब थोड़ी और क्रीमी स्ट्रेटेजी शुरू की जाए। चेना मन ही मन सोच रही होती है, इस दुनिया में बिना मतलब प्यार या दया कुछ नहीं होती। इस लड़के ने इतना खर्च किया है, क्या वो वाकई सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये सब कर रहा है? शेन अब चेना की तरफ थोड़ा और झुकता है, मुझे लगता है तुम बहुत कुछ डिजर्व करती हो। शेन के हाथ अब वाटरमेलन पर होते हैं, हाँ वही दो जो गोल होते हैं। चेना को अब समझ आ जाता है, ये आदमी जो चाहता है वो बस यही है। वो कहती है, पीछे हटो, मैं यहां सिर्फ काम करने आई हूं, रुको। वेटर कभी भी आ सकते हैं। शेन कहता है, इस रेस्टोरेंट में खाना आने में टाइम लगता है, कम से कम 10 मिनट तो और हैं। 10 मिनट बाद एक वेटर दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है, आपका ऑर्डर तैयार है। चेना घबराकर कहती है, बस ले आइए जल्दी। शेन मुस्कुराता है, यहाँ का खाना वाकई लाजवाब है, मैं बचपन से यहाँ आता रहा हूँ। चेना सोचती है, ये लड़का हैंडसम है, अमीर भी लगता है, पर ये बहुत बेहया है, इसका दूसरी लड़की भी है, फिर भी मुझसे ऐसे पेश आ रहा है। वो थोड़ा शर्मिंदा महसूस करती है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बिल पे करते वक्त शेन बहुत आराम से पेमेंट करता है, क्योंकि उसे पता है कि पैसा ट्रिपल हो जाएगा। चेना सोचती है, इसने जितना इस डिनर पर खर्च किया है उतना मैं एक लग्जरी कार बेचकर कमाती हूँ। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, चेना कहती है, मैं कैफे लौटना चाहती हूँ, मालकिन से कुछ बात करनी है। शेन कहता है, इतनी देर हो गई है, अब शायद वो बंद कर चुकी होंगी, जाने का कोई फायदा नहीं। चेना कहती है, तुम ठीक कह रहे हो, तो फिर मुझे घर छोड़ दो। अब दोनों उसके अपार्टमेंट के बाहर पहुंचते हैं। चेना गाड़ी से उतरती है, ठीक है, अब अलविदा। शेन कहता है, रुको, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? चेना उसे घूरती है और कहती है, वो पानी जिसके लिए तुम आए हो वो सही नहीं है। शेन मासूम बनकर कहता है, क्या तुम्हारे घर में कोई लड़का है? वो जवाब देती है, नहीं, मैंने हाय से ब्रेकअप कर लिया है। शेन फिर पूछता है, तो फिर मुझे अंदर पानी पीने देने में क्या दिक्कत है? चेना रुकती है, सोचती है, क्या ये सच में सिर्फ पानी पीकर चला जाएगा? शेन मुस्कुराकर सिर हिलाता है, हाँ बिल्कुल, सिर्फ पानी। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी जानता है कि ये सिर्फ पानी की बात नहीं है। अब सीन अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट होता है, फुटबॉल का मैदान सेट है और गोल पूरी तरह से खुला पड़ा है। उसी वक्त हाय नीचे फूल लेकर खड़ा है। वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है कि वो उसे मना लेगा। वो दरवाजा खटखटाता है, चेना, क्या तुम अंदर हो? कोई जवाब नहीं आता, लेकिन एक अजीब सी आवाज अंदर से आती है। वो हक्का बक्का रह जाता है। वो जोर से दरवाजा पीटता है और कहता है, अंदर कौन है?
अपार्टमेंट के अंदर शेन युआन गुस्से से भरा होता है और सोच रहा होता है उस हरामी ने इसे धोखा दिया था। अब मुंह उठाकर यहां क्यों आया है? छेना कहती है लगता है कोई दरवाजे पर है। लेकिन शेन युआन मुस्कुराकर कहता है चिंता मत करो, मेरी सुनने की ताकत बहुत तेज है। ये पड़ोसी के दरवाजे की आवाज थी और इतना कहकर वो उसे उठा लेता है। उसी समय बाहर हाय दरवाजे के पास बैठ जाता है। वो सब कुछ सुन चुका था, वो बुरी तरह टूट चुका है। अब मेरा कोई चांस नहीं बचा। कुछ देर बाद सुबह का समय, चेना रसोई में उठकर खाना बना रही होती है। शेन युआन उठता है और सोचता है एक औरत के घर में उठना होटल से उठने से कहीं बेहतर है। और तभी सिस्टम की आवाज आती है, एक परफेक्ट लाइफ के लिए घर जरूरी है। अगर कोई आदमी खुद का ख्याल रखना चाहता है और उन औरतों का भी जो उसके पास आती हैं, तो उसके पास खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सिस्टम कहता है 24 घंटे के अंदर चेना के लिए 100 वर्ग मीटर का घर खरीदो। अच्छी खबर, हर खर्चा 2 गुना रिटर्न देगा और एक मिस्ट्री प्रॉपर्टी बोनस में मिलेगी। शेन युआन सोचता है अब तो मुझे एक ऐसा घर चाहिए जिसमें स्विमिंग पूल भी हो, ताकि सारी लड़कियां तैर सकें और मैं आराम कर सकूं। चेना उसे नाश्ते के लिए बुलाती है, लेकिन वो अब सोच में डूब चुका है। जब इसका अफिनिटी 90 पर पहुंचेगा तब क्या रिवॉर्ड मिलेगा? वो उसे गले लगाता है। चेना चौंक कर कहती है क्या कर रहे हो? वो कान में फुसफुसाता है बीती रात के लिए गिफ्ट, मैं तुम्हारे लिए एक घर खरीदूंगा। चेना एकदम जम जाती है। क्या? मैंने तो सोचा था कि बीती रात के बाद तुम कुछ नहीं दोगे। शेन उसके गाल पर किस करता है। परेशान क्यों हो रही हो? घर खरीदना तो मेरी खुशी है, वो कहती है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। शेन मुस्कुराकर सोचता है मेरे लिए तो उगते हैं, सिस्टम है ना। वो उसे कसकर गले लगाता है और कहता है अपनी औरत के लिए घर लेना कोई बड़ी बात नहीं। वो थोड़े परेशान भी होता है। कल रात थोड़ी ज्यादा आवाज हो गई थी, शायद पड़ोसी सुन चुके होंगे, इसलिए हमें शिफ्ट करना होगा। अब चेना कहती है मेरी दोस्त मुझसे कैफे में मिलने वाली थी, उसे वो जगह देखनी थी, उसके बाद हम लोग जाकर घर देख सकते हैं। लेकिन शेन युआन सिर हिलाकर मना कर देता है, नहीं, घर खरीदना टाइम लेता है, पेपर वर्क और सब कुछ होता है, मैं पूरा दिन इसी में लगाऊंगा। चेना तुरंत अपनी दोस्त को मैसेज करती है मैं आज रात ही मिलूंगी। इस बीच उसकी दोस्त किन, जो लाल टोपी पहने होती है, एक दूसरी लड़की के साथ होती है जिसका नाम है मैंगो, एक लंबी पर्पल बालों वाली फिटनेस ट्रेनर। मैंगो कहती है शायद कैफे वाली डील नहीं बनी। किन कहती है कोई लड़का यूं ही 3 लाख खर्च नहीं करता। मैंगो जवाब देती है चेना झूठ नहीं बोलती, अगर वो कह रही है तो पक्का सच होगा। तभी किन को एक मैसेज आता है, वो जोर से पढ़ती है। वो उसके लिए एक घर खरीद रहा है। मैंगो कार की रियरव्यू मिरर में देखकर बेहोश होते होते बचती है और सोचती है बैग देने और घर देने वाले लड़कों में बहुत फर्क होता है। वो फौरन तय करती है मुझे भी इससे फायदा उठाना होगा। और वो किन से कहती है उससे पूछो कि वो लोग कहाँ घर देखने जा रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए। किन कहती है ठीक है मैं पूछती हूँ। 40 मिनट बाद ये तीनों टीएनजी रियल एस्टेट जोन पहुंचते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचती हैं किन चौंक जाती है, क्योंकि यहां तो सबसे सस्ता घर भी करोड़ों का है। और जैसे ही किन वो उन्हें देखती है वो दौड़ कर आती है, कितना समय हो गया मिलकर, मैंने तुम्हें मिस किया। फिर वो बाकी लड़कियों से कहती है मिलो, ये है मेरी खास दोस्त चेना। और यह चेना बताती हैं ये है मैंगो और रूडा। मैंगो की बॉडी बहुत लचीली होती है, वो ऐसे झुकती और घूमती है जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में हो। फिर वो शेन पे अटैक करती है और कहती है तुम्हारी बॉडी अच्छी है, पर तुम्हें मेरे जिम आना चाहिए और थोड़ा पसीना बहाना चाहिए। शेन युआन मुस्कुराता है अगर मैं तुम्हारे जिम आया तो वर्कआउट पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। मैंगो तुरंत समझ जाती है इसने तो चेना के सामने ही मुझसे फ्लर्ट कर लिया। इसका मतलब ये दोनों कपल नहीं है। अब वो सब लग्जरी रियल एस्टेट डिस्ट्रिक्ट में घूमते हैं। तीनों लड़कियां उसके साथ चल रही होती हैं और दूसरी तरफ से गरीब पति लोग उस पर गालियां बरसा रहे होते हैं। 3-3 देवियों के साथ घूम रहा है और ऐसे घर खरीद रहा है जैसे कुछ नहीं। ये तो सच में परफेक्ट लाइफ जी रहा है। वहां की रियल एस्टेट एजेंट आकर पूछती है क्या आप शुरुआती मॉडल देखना चाहेंगे? यहाँ कीमतें 15,000 युआन प्रति स्क्वायर मीटर से शुरू होती हैं। लेकिन शेन युआन बीच में ही बोलता है मैं 3 मिलियन खर्च करने आया हूं, बताओ इस बजट में क्या मिलेगा? एजेंट मुस्कुराती है तो आइए मैं आपको वीआईपी सेक्शन दिखाती हूं। अब सब एक लग्जरी सोफे पर बैठे होते हैं। रियल एस्टेट एजेंट उन्हें 165 स्क्वायर मीटर का घर दिखाती है, कीमत 2 करोड़ 9 लाख युआन। चेना उसका हाथ पकड़ती है इतना महंगा मत खरीदो, ये बहुत ज्यादा है। लेकिन शेन युआन कहता है फिक्र मत करो, मुझे सिर्फ एक आरामदायक घर चाहिए। बाकी लड़कियां जलने लगती हैं। देखो तो चेना इसे पैसे बचाने की सलाह दे रही है और ये आदमी फिर भी घर खरीदने चला है। सच में ये तो सच्चा मर्द है। लेकिन वो जानता है कि बिना मोल भाव के लोग उसे बेवकूफ समझेंगे, क्योंकि ये चीन है। यहां अगर तूने आखिरी दम तक मोलभाव नहीं किया तो अमीर या गरीब नहीं, तू मूर्ख कहलाता है। इसलिए शेन एजेंट से कहता है डिस्काउंट की बात करते हैं। वो पूछती है क्या आप आज ही डील फाइनल करना चाहते हैं? शेन कहता है डिस्काउंट की जरूरत नहीं,
मुझे बस एक्स्ट्रा पार्किंग चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि इस घर में उसे और भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंगो अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं। वो बार बार बाल झटकती है, हंसी बिखेरती है। शेन उसे देखता है और सोचता है, क्या ये लड़की दिमागी तौर पर ठीक है? लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि मैंगो कुछ अजीब हरकतें करती है और उसे समझ आ जाता है ये लड़की भी खेल खेल रही है। वो सोचता है ये समझदार है, लेकिन अभी ध्यान भटकाने का वक्त नहीं। मुझे तो आज 3 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये तो आगे का वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, नहीं तो मेरी आत्मा तुम्हारा पीछा करेगा।